हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अरे मेथड्स। इनको वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इनको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक फॉर ईच, मैप मेथड, फिल्टर, रिड्यूस, सॉर्ट। तो इन मेथड्स को तो हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इनके बिना तो हम जावास्क्रिप्ट में कोडिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। उसके बाद जो मेथड्स हैं फाइंड, एवरी, सम, फिल एंड स्प्लाइस, इनको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स होने वाले हैं और इंटरव्यू में भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको नॉर्मल वेब डेवलपमेंट करनी है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो इन मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले जो जावास्क्रिप्ट थी वो मैं कवर कर चुका हूँ इन वीडियोज़ में। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे रिएक्ट कोर्स का पूछते हैं, तो मेरी वेबसाइट है codeproc.com। यहाँ पे जाके आप रिएक्ट कोर्स मेरा एक्सेस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें सारे रिएक्ट कंसेप्ट काफ़ी मैंने डीपली एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी होंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, हर्षित YT10। और अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हर्षित YTW10। तो ये दो कूपन कोड हैं, आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पढ़ना। अब हम बात करेंगे अरे के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर ईच के बारे में, मैप के बारे में, फिल्टर के बारे में, रिड्यूस के बारे में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फॉर ईच ऑप्शनल है। अब मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट या कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा जगह देखोगे मैप बहुत यूज़ करते हैं लोग। फिल्टर भी यूज़फुल है, बट इसके बिना भी काम चल जाता है। वैसे मैप के बिना भी काम चल जाता है, बट मैप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद रिड्यूस भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में बात करते हैं, हम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, सब समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो अरे के मेथड है। अरे पे काम करेंगे। सबसे पहले मैं एक अरे बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अरे बना लेता हूँ नंबर्स नाम का। इसमें कुछ नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 4 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा। तो कुछ नंबर्स हैं मेरे अरे में। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, वो फंक्शन क्या करेगा, इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट लेगा और फर्स्ट जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे है वो लेगा और प्रिंट कर देगा उसको। ठीक है, तो एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ। और फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा सुनिए, फंक्शन क्या करेगा। फंक्शन एज अ इनपुट लेगा ये अरे का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अरे का फर्स्ट एलिमेंट लेगा और फर्स्ट एलिमेंट के साथ साथ इसका इंडेक्स है वो लेगा, प्रिंट कर देगा, इसका इंडेक्स प्रिंट करेगा और साथ में इस नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। तो ये छोटा सा काम करना है मुझे। तो फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बना दिया मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, मैंने क्या किया, दो चीज़ें लेगा, एक नंबर लेगा, ये नंबर ले लिया इसने। ये अलग अलग है बाय द वे, ये नंबर्स है, ये मैंने नंबर लिखा है। और यहाँ पे नंबर लेगा और यहाँ पे नंबर लेगा और साथ में लेगा एक इंडेक्स। समझ पा रहे हो आप? ओके, और करेगा क्या, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडेक्स इज, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया इंडेक्स, जो भी आप यहाँ पे पास करोगे। और जो नंबर था यहाँ पे जो नंबर था यहाँ पे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे सिंपल मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे नंबर इंटू 2, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने नंबर इंटू 2। ओके, तो ये हो गया। अब ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को ना कॉल कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो इसे नंबर पास करना है। अब नंबर क्या पास करना है मुझे इसका पास करना है नंबर जो इसका 0th इंडेक्स पे पड़ा है ना, वो पास करना है। तो 0th इंडेक्स पे जो नंबर है वो पास कर देता हूँ मैं। नंबर 0th इंडेक्स पे है वो पास कर दिया मैंने। ठीक है, और साथ में इसका इंडेक्स क्या है, फोर्थ का इंडेक्स क्या है, फोर्थ का इंडेक्स है 0, तो यहाँ पे 0 पास कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स इज 0 एंड जो नंबर है वो आपका प्रिंट होगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो। क्या प्रिंट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देनी है ना इसने मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो नंबर है, जो मेरा नंबर है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो इक्वल टू आएगा, इसके इक्वल टू आएगा, इसके इक्वल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, तो ये आउटपुट आ रही है मेरे पास, इंडेक्स इज 0 एंड 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। बिल्कुल सही बात है। अब ये काम मुझे हर एक इंडेक्स के लिए करना है, तो
कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पा देते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 1 पा देते हैं, तो ये हो गया। पहले ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो रहा है, सेकंड एलिमेंट के लिए हो रहा है। अब क्या करना है आपको, हर एक एलिमेंट के लिए करना है। तो आप समझदार हो, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? फॉर लूप लगाओगे, और लेट आई इक्वल्स टू 0। फॉर लूप कहाँ तक लगानी है? वाइल कब तक लगानी है? जब तक आई की वैल्यू लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ रहेगी, और हर एक बार आपको क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। तो ये तो फॉर लूप है हमारी ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर मैं आई करूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मेरे पास? 0 1 2 3। मुझे 0 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स तो चाहिए, आई तो चाहिए, मुझे साथ साथ क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए। और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा हर बार। जब पहली बार लूप चलेगी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है? फंक्शन को कॉल करते हैं चलो इसको। तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये फंक्शन क्या लेगा? फंक्शन नंबर लेगा। पहली बार लूप चलेगी, नंबर में क्या आ जाएगा? जो 0th इंडेक्स पे पड़ा है वो जाएगा। तो ले सकते हैं हम, कैसे लेंगे? देखो देखो, नंबर्स में से पहले मुझे उठाना आई सबसे पहले 0 होगा, मतलब कि सबसे पहले लूप चलेगी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 में क्या पास हो जाएगा? 4 पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पास हो जाएगा जब पहली बार लूप चलेगी। और दूसरा चीज़ मुझे क्या भेजनी है, यहाँ पे इंडेक्स भेजना है। इंडेक्स भेजने के लिए यहाँ पे आई भेज देता हूँ मैं इसको बड़ी आसानी से, ठीक है? अब मैं इस लाइन को ना हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ओके? और मैंने सीधा इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया ऐसे, मतलब मैंने लूप चलाई, फंक्शन को कॉल किया। कि पहली बार लूप चली, इस फंक्शन में मैंने पास कर दिया ये नंबर क्या था, जो 4 पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया 0, क्योंकि 0 से लूप स्टार्ट हो रही है। ऐसी लूप चलती जाएगी, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं आउटपुट कितनी अच्छी आ रही है। इंडेक्स इज 0, नंबर 4 × 2 = 8 आ गया। इंडेक्स इज 1, 2 × 2 4 आ गया। इंडेक्स इज 2, नंबर ये आ गया, ठीक है? तो ये ना थोड़ा देखने में थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस फंक्शन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसमें क्या कर लेते हैं हम, इंडेक्स इज जो इंडेक्स है वो प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे फंक्शन कर क्या रहा है। तो जो इंडेक्स है वो प्रिंट कर देगा, और इंडेक्स के साथ साथ नंबर प्रिंट कर देगा ये, एंड नंबर इज, जो भी नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। इंडेक्स और नंबर प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मुझे ये वाली स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, तो मैं लगा देता हूँ। अगर आपको थोड़ी स्लो लग रही है वीडियो तो थोड़ी फास्ट कर लीजिए वीडियो को, ओके? और इफ मल्टीप्लाई बाय 2 नाम का फंक्शन को अब मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल माई फंक, ओके? पास कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स इज 0 एंड नंबर इज़ 4। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ इंडेक्स पे प्रिंट हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल सही है, ये फंक्शन मेरा बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए मैंने लूप चलाई इस अरे पे, और मैंने हर बार फंक्शन को कॉल कर दिया। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो पहले ही पता है मुझे, ये क्यों बता रहा है बार बार? देखिए अब ध्यान से देखना, ये फंक्शन है मेरा, ये है फंक्शन, ठीक है? अब ये मुझे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या काम कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज़ कर सकता हूँ। देखिए नंबर्स डॉट फॉर ईच, नंबर्स डॉट फॉर ईच, फॉर ईच एज अ इनपुट लेगा कॉल बैक। फॉर ईच एज अ इनपुट क्या लेगा? कॉल बैक। हमने कॉल बैक के बारे में बात की थी ना, यहाँ पे कहाँ पे बात की थी? यहाँ पे बात की थी। कॉल बैक क्या होता है? जब आप किसी फंक्शन एज अ इनपुट लेगा, कोई फंक्शन अगर एज अ इनपुट एज अ आर्गूमेंट लेगा एक फंक्शन और उससे कॉल कर देगा, तो वो कॉल बैक होता है, ओके? तो यहाँ पे ये जो फॉर ईच है ना, ये कॉल बैक लेगा, मतलब कि एज अ इनपुट एक फंक्शन लेगा। अब यहाँ पे ना मैं माई फंक पास कर देता हूँ इसको, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये जो माई फंक नाम का फंक्शन है ना, इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे, इसको लो पास कर दिया मैंने। अभी जो ऊपर वाला कोड है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ओके? और इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक अरे है, एक फंक्शन है और एक फॉर ईच है। ये फॉर ईच क्या करेगा? जो हमने लूप लगा के काम किया ना, ये वाला काम फॉर ईच खुद कर देगा। फॉर ईच क्या करेगा? नंबर्स नाम का अरे है ना ये, तो क्या करेगा? पहली इस फंक्शन को कॉल करेगा बार बार। जब पहली बार इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, इस फंक्शन में यही दो चीज़ें पाएगा। जो नंबर्स है ना, जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो पाएगा इस फंक्शन में एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट, वो पास कर देगा। एज अ सेकंड आर्गूमेंट क्या पास कर देगा? उसका इंडेक्स पास कर देगा। बिल्कुल यही काम करेगा फॉर ईच। इस फंक्शन में दो वैल्यू पास करेगा, खुद पास कर देगा, आपको पास करने की जरूरत नहीं है। खुद क्या पास कर देगा? 4 पास कर देगा और उसका इंडेक्स पास कर देगा, 2 पास कर देगा, उसका इंडेक्स पास कर देगा।
समझ पा रहे हो मेरी बात आप? ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ ना, देखिए सेम आउटपुट, आपको ये लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम फॉर ईच ने कर दिया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? देखिए कितना आसान था फॉर ईच, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया फॉर ईच काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, इस लूप को मैं हटा देता हूँ आप यहाँ से, अब आपको समझ आ गया। अब सोचना कैसे है फॉर ईच लगाने के लिए, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल फॉर ईच लिखना है और आपको ये सोचना है कि फॉर ईच को एज लूप की तरह ही सोचना है कि फॉर ईच क्या करेगा, पहले सबसे पहला एलिमेंट उठाएगा और फिर इस फंक्शन को कॉल कर देगा, उस एलिमेंट में इस एलिमेंट की को पास करेगा और उसके इंडेक्स को पास करेगा और ये काम कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही लूप की तरह सोचना है अपने फॉर ईच को। फॉर ईच ऐसा सोचिए कि फॉर ईच एलिमेंट ये काम करेगा, जो फंक्शन में लिखोगे वो काम करेगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ना इस फंक्शन को आप अलग से भी बना सकते हो, कॉल बैक फंक्शन को अलग से भी बना सकते हो, और आप एक काम कर सकते हो, ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको यहीं पे, बिल्कुल यहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो इस कॉल बैक फंक्शन को। अब वो देखते हैं वो कैसे काम करेगा। देखिए अभी कॉल बैक फंक्शन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो आप, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एनोनिमस फंक्शन कौन से होते हैं, जिनका कुछ नाम नहीं होता। देखिए इस फंक्शन का मैं कुछ नाम नहीं रख रहा, डायरेक्ट मैं फंक्शन कीवर्ड लेके अपना फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या लेगा, दो चीज़ें लेगा, पहले नंबर लेगा या इंडेक्स लेगा। ये पैरामीटर आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ पे मतलब पहला जो आर्गूमेंट पास करेगा फॉर ईच, वो हमेशा पास करेगा नंबर, दूसरा हमेशा उसका इंडेक्स पास करेगा। देखिए ठीक है, और कई लोग पैरामीटर और उसमें कंफ्यूज होते हैं आर्गूमेंट में। देखिए जब फंक्शन हम बनाते हैं, जब फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। मैं फंक्शन बना रहा हूँ इसको पैरामीटर बोलूँगा। जो फंक्शन में कुछ वैल्यू हम कॉल करते हैं फंक्शन को, जब उसमें वैल्यू डालते हैं उसको बोलते हैं आर्गूमेंट्स। तो फॉर ईच क्या करेगा, आर्गूमेंट पास करेगा, हम क्या लिख रहे हैं, पैरामीटर लिख रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपने। ओके, उसके बाद ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन सिंपल ये काम करेगा मेरे लिए, ये मुझे प्रिंट करके देगा ये फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल साधारण एनोनिमस फंक्शन बनाया और ये काम कर रहा है, ये कॉल बैक फंक्शन है। तो फॉर ईच क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा हर एक एलिमेंट के लिए, और इस फंक्शन में हर खुद से पास करेगा, सबसे खुद से पास करेगा नंबर। पहली बार लूप चलेगी, पहला नंबर पास कर देगा, उसका इंडेक्स पास कर देगा। दूसरी बार क्या करेगा, दूसरा नंबर पास कर देगा, उसका इंडेक्स पास कर देगा। तो ये फॉर ईच ये काम कर रहा है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए सेम आउटपुट आ रही है। ओके, आपको करना क्या, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपको करना क्या है, फॉर ईच लगानी है और आपको हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे ये काम, देखिए नंबर्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे करना क्या है, फॉर ईच क्या काम करेगा, यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन एज इनपुट लेगा, एक नंबर लेगा, और ये एज इनपुट नंबर लेगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लो करना है आपको नंबर इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 4 10 16। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैंने इंडेक्स, यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट इंडेक्स नहीं लिखा, आपकी मर्जी है, वो लिखना तो लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। इंडेक्स लिखना तो लिख सकते हो और साथ में आप इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने साथ में इंडेक्स भी प्रिंट करा दिया, तो आप देखिए 12 आ गया, साथ में इंडेक्स 0 प्रिंट हो गया। तो पहले नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसका इंडेक्स प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया। तो इंडेक्स लिखना आपकी मर्जी है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। बट फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच पास करता है, जब फंक्शन कॉल करता है इंडेक्स पास करता है, और वो हमारी मर्जी है, हमने उसे इग्नोर करना है या हमें उसे एक्सेप्ट करना है। ओके, तो ये था फॉर ईच, काफ़ी सिंपल था। अब थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर ईच का, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ईच को। देखिए मोस्टली हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास कुछ इस तरह का अरे होता है, एक अरे है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल। और पहले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है मेरे पास फॉर एग्जांपल हर्षित, और यहाँ पे उसकी एज है, मान लो कुछ भी एज लिखी हुई है फॉर एग्जांपल 23। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक अरे के अंदर में। फॉर एग्जांपल एक है मोहित, इसकी एज है मान लो यहाँ पे 21, और यहाँ पे एक है मेरे पास नीतीश, इसकी एज है फॉर एग्जांपल 22, और एक है मेरे पास यहाँ पे ये एज है मेरे पास 20। ओके, तो ये है। अब आपको करना क्या है, आपको ये अरे है, इस अरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपको हर एक ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, आपको हर एक यूज़र का फर्स्ट नेम प्रिंट करना है। अगर आपको कहूँ मैं, यूज़र आपके पास बहुत सारे, आपको हर यूज़र का फर्स्ट नेम प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे, तो फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, सिंपल है, यूज़र्स डॉट फॉर ईच,
और यहाँ पे एज अ, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा फंक्शन, फंक्शन एज अ इनपुट लेगा आपका ऑब्जेक्ट लेगा ना, तो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लेगा यूज़र, यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट लेगा, यूज़र कुछ भी ले सकते हैं आप। तो पहली बार लूप चलेगी, पहला ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेगा। तो मैंने क्या कहा था, फॉर ईच को आप लूप की तरह समझिए। उसके बाद आपको करना क्या, और क्या करेगा ये, कंसोल डॉट लॉग कर देगा, कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, तो कुछ इस तरह से फर्स्ट नेम प्रिंट कर देगा। आप सोच रहे होंगे यार ये काम तो मैं वैसे भी कर सकता था बिना फॉर ईच यूज़ करे, फॉर ईच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकता था इसके लिए। बिल्कुल कर सकते हो, कैसे करोगे, और लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते थे बिल्कुल। तो कमेंट आउट करता हूँ तो सेम काम होगा, आप देख सकते हैं। एक्चुअली में आपको बहुत जगह फॉर इस देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि फॉर ऑफ लूप है ना, ये अभी है जावास्क्रिप्ट में, थोड़ा टाइम हुआ है इसे, बट फॉर ईच बहुत पुरानी है, ठीक है। तो इसीलिए लोग आप देखोगे बहुत सारे कोड में लोगों ने फॉर ईच लूप यूज़ कर रखा है, तो इसलिए आपका पता होना ज़रूरी है फॉर ईच लूप किस तरह काम करती है। वैसे आपका फॉर ऑफ लूप भी ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल ऐसे लूप भी लगा सकते थे जो हमने लगाई थी ऊपर, ट्रेडिशनल फॉर लूप जिसमें हम आई की वैल्यू 0 से लेंथ तक चलाते हैं और फिर करते हैं, वो काम भी कर सकते हो आप। बस आपके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया फॉर ईच, ओके, आप सिंपल फॉर ईच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा फॉर ईच लूप काम कैसे करती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो क्या बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे हमने फॉर ईच मेथड यूज़ किया। ओके, फॉर ईच मेथड में हमने यहीं पे कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके, फॉर ईच क्या करेगा, यही कॉल बैक फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए कॉल कर देगा। बट यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये फंक्शन जो बनाया ना मैंने, इस एनोनिमस फंक्शन है, ये हमने सिंपल फंक्शन कीवर्ड लिख के बनाया। आप यहाँ पे ना इस फंक्शन को एरो फंक्शन भी बना सकते थे। इसको एरो फंक्शन बना के देखते हैं कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल यूजर्स डॉट फॉर ईच मेथड यूज़ किया और यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे एरो फंक्शन बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एरो फंक्शन में ये लेगा एक पहला यूज़र लेगा और क्या करेगा, रिटर्न कर, और काम क्या करेगा यूज़र के साथ, डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कर देगा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। तो आपने एरो फंक्शन बना लिया। मैंने आपको कहा था एरो फंक्शन में जब आपका यहाँ पे एक ही पैरामीटर लिख रहे हैं यहाँ पे तो आप एक ही पैरामीटर लिख रहे हैं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, इस ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी काम करेगा एरो फंक्शन। बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स भी लिख लीजिए, और यहाँ पे साथ में इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं आप। तो 0 1 2 3 इंडेक्स भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप एरो फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये लग रहा है भाई बहुत कुछ हो गया अब तक, तो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ ना उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। ऐसे नेटफ्लिक्स नहीं है ट्यूटोरियल कि आपने बैठ के और आप देख रहे हो और देखी जा रहे हो। ओके, तो ये इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। अब हम बात करेंगे मैप मेथड के बारे में। तो मैप मेथड भी अरे का मेथड है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप इसको हर जगह यूज़ करोगे। आप यूज़ करो ना करो, कई बार आपकी मजबूरी हो जाएगी इसको यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो रिएक्ट में मैप मेथड आपकी मजबूरी हो जाएगी काम करना। ओके, तो क्या है ये मैप मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं, है क्या। देखिए अरे का मेथड है तो अरे बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स नाम का अरे बना लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ नंबर है 3 4 6 1 8, तो ये कुछ नंबर्स हैं। ओके, तो मैप मेथड क्या करेगा ना, फॉर ईच की तरह ही है। फॉर ईच क्या लेगा एज अ इनपुट, क्या ले रहा था, एक कॉल बैक मेथड ले रहा था। ओके, तो ये भी मैप भी क्या करेगा, एज अ इनपुट एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो बात करते हैं कैसे काम करेगा। देखिए नंबर्स मेथड है तो पहले नंबर्स, अपने अरे का नाम लिखा मैंने, डॉट मैप। ओके, मैप एज अ इनपुट क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा एज अ इनपुट। ओके, तो कॉल बैक फंक्शन हम बाहर भी बना सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं। पहले मैं बाहर बना देता हूँ। ओके, तो एक कॉल बैक फंक्शन है और इस कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा, ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन एज अ इनपुट लेगा एक नंबर और रिटर्न कर देगा उस नंबर का स्क्वायर, नंबर इंटू नंबर, उसको नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, और मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना लेता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, तो स्क्वायर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर एक फंक्शन है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर पास कर सकता हूँ डायरेक्टली।
ओके, अब ये मैप क्या करेगा, अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, देखिए अब इसने कुछ भी नहीं किया। अब मैप के बारे में समझते हैं। देखिए ये कॉल बैक फंक्शन है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, हमेशा रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। मैप क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा पहली बार, इस फंक्शन में पास कर देगा 3, इस फंक्शन में 3 पास कर देगा, और रिटर्न में क्या मिल रहा है मुझे, 3 × 3 मतलब 9। ओके, ये मैप फंक्शन हमेशा नया अरे बनाएगा, क्या बनाएगा, हमेशा नया अरे बनाएगा हमेशा ये। ओके, तो नया अरे बनाएगा तो उस अरे को मैं स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट स्क्वायर नंबर, कुछ इस तरह का कोई भी नाम रख सकते हैं आप इस अरे का। ओके, तो ये मैप फंक्शन क्या करेगा, देखिए ये नंबर्स पे इस अरे पे मैं मैप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एज अ इनपुट ले रहा है कॉल बैक फंक्शन। ये मैप फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इस फंक्शन में पास कर देगा 3, पास कर दिया इसने 3 पास करने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा 9, और एक नया अरे बन रहा होगा, उस अरे में आ जाएगा 9। दूसरी बार ये फिर क्या करेगा, मैप फंक्शन इस स्क्वायर नाम के फंक्शन में पास कर देगा 4, ये रिटर्न करेगा 16, और मेरे अरे में आज ऐड हो जाएगा 16। तो इसी तरह से जितने भी ये नंबर है इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। तो सारे के सारे स्क्वायर बन जाएंगे और स्क्वायर नंबर नाम के अरे में स्टोर हो जाएंगे। तो ये इतना सिंपल है मैप फंक्शन, समझ रहे हो आप मेरी बात। फॉर एग्जांपल मुझे करना क्या है, console.log स्क्वायर नंबर। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 9, 16, 36, 1, 64। अगर ये मेरा फंक्शन फॉर एग्जांपल ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल console.log कर रहे हो। ओके, अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हो, आपने कुछ इस तरह से कर दिया, मान लो console.log यहाँ पे नंबर इंटू नंबर कर दिया आपने। ओके, तो इससे क्या होगा ना, ये नंबर तो प्रिंट हो जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब कि जो नया स्क्वायर बनेगा तो उसमें क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे अगर कुछ हम रिटर्न नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न होता है अनडिफाइंड। ओके, तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, तो जिसमें अगर जो रिटर्न होता है वही इस स्क्वायर नंबर नाम के अरे में ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या ऐड होता जाएगा, अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड। ओके, तो इट इज़ क्रूशल कि आप यहाँ पे रिटर्न करें, अगर आप मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रिटर्न करें, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे आपको हमेशा रिटर्न करना है। आप फॉर ईच में क्या कर रहे थे, हम फॉर ईच में सिंपल हम console.log कर रहे थे। ओके, ये फॉर ईच नया अरे नहीं देता रिटर्न में, मैप रिटर्न में क्या देगा, नया अरे देगा, उसे स्टोर करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, समझ रहे हो मेरी बात। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने करना है, आपने अब ये तो मैंने अलग से फंक्शन बनाया है, ठीक है, आप इसको हटा दीजिए। आप ये फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते थे, सेम अभी तो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल वैसे यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ मैं। फंक्शन एज इनपुट लेगा नंबर, रिटर्न करेगा नंबर इनटू नंबर, सेम आउटपुट, कोई चेंज नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते थे, सोचो सोचो, एरो फंक्शन यूज़ कर सकते थे, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही होता है। ओके, तो आप इस फंक्शन कीवर्ड को यहाँ से हटा सकते हो। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, नंबर, और यहाँ पे एरो लगा सकते हो, तो ये एरो फंक्शन बन गया। तो ये एरो फंक्शन बन गया और यहाँ पे एरो फंक्शन बन गया, अच्छे से काम हो रहा है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, मैप मेथड हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर भी लिख सकते हैं। सेकंड पैरामीटर फॉर एग्जांपल होता है इंडेक्स, होता है ना हमारा, इंडेक्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिटर्न एज अ पूरा नंबर रिटर्न करने की जगह मैं साथ में इंडेक्स के साथ भी कुछ काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ कर लूँगा और उसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लूँगा। ओके, और यहाँ पे लगा दूँगा मैं ये $, और यहाँ पे साथ में लिख दूँगा इंडेक्स, और यहाँ पे $, और यहाँ पे इंडेक्स। तो अब क्या होगा, अब क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी जिसमें पहले होगा इंडेक्स, इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे, और साथ में नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कोमा भी डाल देता हूँ मैं, कोमा, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका स्क्वायर होके भी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको एक बार ना स्क्वायर नंबर में देखते हैं क्या आया। तो स्क्वायर नंबर में ये आया, इंडेक्स 0,9, इंडेक्स 1,16। ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया कि आप इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो।
समझ पा रहे हो? फॉर एग्जांपल आपने करना क्या था, आपने सिर्फ इंडेक्स ही स्टोर करने थे एक नए अरे में, सिर्फ इंडेक्स स्टोर करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर सकते हो इंडेक्स। ओके, ऐसा हम नहीं करते बट आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इंडेक्स स्टोर हो गया आपके यहाँ पे 0 1 2 3 4। ओके, तो अब थोड़ा इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं इसका मैप मेथड का, ताकि आपको समझ आ जाए इसको हम कब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक अरे है यूज़र्स नाम का। ओके, आपको करना क्या है, आपको इस यूज़र के फर्स्ट नेम चाहिए, एक अरे बनाना है, उसमें आपने इन यूज़र्स के फर्स्ट नेम स्टोर करने हैं। तो कैसे करेंगे आप वो देखते हैं। तो मैप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र्स डॉट मैप एज इनपुट लेगा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में आप पास कर दीजिए कुछ भी, फॉर एग्जांपल यूज़र। ओके, और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा यूज़र का फर्स्ट नेम। ओके, और मैं क्या करूँगा, इसको इसका एक ये रिटर्न में क्या देगा, एक अरे देगा, तो मैं उस अरे को स्टोर कर लूँगा। कहाँ स्टोर करूँगा, एक यूज़र नेम्स। तो यूज़र नेम्स नाम का एक अरे बन जाएगा, और मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे console डॉट लॉग यूज़र नेम्स। तो अब देखते हैं इसको नंबर्स की ज़रूरत नहीं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं फर्स्ट नेम का अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट नेम का अरे आ रहा है, समझ पा रहे हो आप? ओके, और तो यही था मैप मेथड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैप मेथड काम किस तरह से करता है। अब हम बात करेंगे फ़िल्टर फंक्शन की। फ़िल्टर फंक्शन, तो फ़िल्टर फंक्शन भी अरे का मेथड है, तो फ़िल्टर मेथड लिखना ज़्यादा सही रहेगा। फ़िल्टर मेथड की बात करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक अरे बना लेता हूँ मैं, एक अरे या फिर नंबर्स नाम का अरे बना लेता हूँ, अभी जैसे बनाया था। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऐड कर देता हूँ 1 3 2 6 4 8। ओके, फॉर एग्जांपल अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे फ़िल्टर करने हैं सारे ओड नंबर फ़िल्टर करने हैं, फॉर एग्जांपल सारे इवन नंबर फ़िल्टर करने हैं। तो कैसे करूँगा देखिए, तो ना मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हम फ़िल्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो फ़िल्टर मेथड्स फ़िल्टर डॉट यहाँ सॉरी नंबर्स डॉट फ़िल्टर, इस तरह से तो मैं लिखूँगा ही, ठीक है। और ये एज इनपुट लेगा कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, उस कॉल बैक फंक्शन का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल इज इवन। तो कॉल बैक फंक्शन का नाम रख लिया इज इवन, जो एज एन इनपुट लेगा एक नंबर। और ये जो फिल्टर का कॉल बैक फंक्शन होगा ना, इस बात को ध्यान से सुनना, जो फिल्टर का कॉल बैक फंक्शन होगा वो हमेशा रिटर्न करना चाहिए बूलियन वैल्यू, या ट्रू या फॉल्स। तो ये रिटर्न करेगा नंबर, अगर नंबर 2 से डिवाइड होके अगर वो 0 के केवल आ गया, मतलब अगर ये या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा। ओके, तो ये बन गया मेरा कॉल बैक फंक्शन। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर फंक्शन सबसे पहले क्या करेगा, इज इवन नाम के फंक्शन में पास करेगा 1। तो क्या 1 अब को 2 से डिवाइड करके 0 आएगा? नहीं, मतलब 1 क्या है, ओड। तो ये क्या करेगा, नए अरे में नया नया अरे में 1 को ऐड नहीं करेगा। 1 ये उन्हीं नंबर्स को ऐड करेगा जब ट्रू आएगा। ट्रू कब आएगा, जब वो नंबर होगा इवन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इवन नंबर्स इक्वल्स टू, अब देखते हैं इवन नंबर्स को प्रिंट करके। तो यहाँ पे console डॉट लॉग इवन नंबर्स, तो यहाँ पे 2 6 4 8, यहाँ पे पहले 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। हमने फिल्टर कर लिया इवन नंबर्स। तो इस तरह से काम करता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन का कॉल बैक फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल आपने ओड नंबर फिल्टर आउट करने हैं, तो मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ इस ओड। यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इस ओड, और यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ, अगर वो नॉट इक्वल हुआ तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। उस तो यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट क्या हो जाएंगे, सारे ओड नंबर फिल्टर आउट हो जाएंगे। देखिए 1 3, तो इस तरह से काम करता है। और जैसा कि हम पहले की वीडियोस में करते आए हैं, हम इसको हटा के कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरो फंक्शन क्या लेगा, एज इनपुट एक नंबर लेगा। ओके, और यहाँ पे फिल्टर कैसे और क्या रिटर्न करेगा हमेशा,
बुलियन वैल्यू, तो रिटर्न करेगा अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो ये एक्सप्रेशन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न किया तो इवन नंबर्स नाम के अरे में आ जाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो इवन नंबर्स नाम के अरे में ये चीज़ नहीं आएगी। तो कितना सिंपल था देखिए। तो आपने देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 हमने फिल्टर आउट कर लिया, इसको फिल्टर आउट कर लिया, इवन नंबर्स को हमने फिल्टर आउट कर लिया। तो यही है फिल्टर मेथड। आई होप आपको समझ आ चुका होगा फिल्टर मेथड काम किस तरह से करता है। अब हम बात करेंगे रिड्यूस मेथड के बारे में। लोगों को रिड्यूस मेथड स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट आई प्रॉमिस मैं आपको समझा दूंगा। पहले बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखेंगे रिड्यूस मेथड का, फिर हम उसका रियलिस्टिक एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा रिड्यूस आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सीखना। देखिए सबसे पहले अरे का मेथड है, मुझे एक अरे बनाना पड़ेगा। तो मैं अरे बना लेता हूँ नंबर्स नाम का, और काफ़ी सिंपल अरे बनाऊंगा 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर्स हैं। ओके, अब ना मुझे क्या करना है, यूज़ करना है रिड्यूस मेथड। तो नंबर्स डॉट रिड्यूस, ठीक है, ये मेथड यूज़ करना है। और ये मेथड एज अ इनपुट क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन आप अलग से फंक्शन बना के भी पास कर सकते हैं। ओके, एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं, या फिर आप एरो फंक्शन भी पास कर सकते हैं। देखिए एरो फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे सिखाया किस तरह से आप एरो फंक्शन पास कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फिर से सिखाया किस तरह से एरो फंक्शन पास कर सकते हैं, यहाँ फिर से सिखाया। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। मुझे आपसे इतनी उम्मीद है कि अब आपको पता लग गया होगा एरो फंक्शन एज अ कॉल बैक कैसे पास कर सकते हैं। ओके, तो इतने आप अभी समझदार हो चुके हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एरो फंक्शन कुछ इस तरह से पास कर दूंगा। अभी मैंने एरो फंक्शन में कुछ नहीं लिखा। ओके, तो ये तो आपको इतना सिंटैक्स तो आपको समझ आ रहा होगा, इतने तो आप समझदार हो। अब रिड्यूस करेगा क्या, मैंने अभी वो नहीं बताया। ठीक है, और मैं इस अरे का क्या करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक आपको वो नहीं बताया। पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मैं कोड लिखूँगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ये कोड काम कैसे कर रहा है, उससे आपको ये पता लगेगा रिड्यूस काम कैसे कर रहा है, फिर उसका रियलिस्टिक एग्जांपल देखेंगे। देखिए मेरा जो टारगेट है या फिर मेरा जो एम है वो है इन सभी नंबर्स का सम करना, इन सभी नंबर्स का सम करना, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन अरे। ओके, मुझे इस अरे में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करना। अब आप सोच रहे होंगे यार ये काम तो हमने वाइल लूप लगा के भी किया था, फोर लूप लगा के भी किया था। ओके, उसके बाद फोर ऑफ लूप, ये तो हम काम जिस मर्जी तरह से कर सकते हैं, इसके तो इनबिल्ट मेथड भी हैं। तो ये काम करने के लिए हम रिड्यूस क्यों यूज़ करें। देखिए हम ये काम करने के लिए रिड्यूस यूज़ नहीं कर रहे, हम रिड्यूस को समझने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम रिड्यूस को समझने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम रिड्यूस को समझने के लिए इन सभी नंबर्स का सम करेंगे। एक बार आपको ये समझ आ गया कि ये काम कैसे कर रहा है, फिर उसके बाद हम इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस काम कैसे कर रहा है देखिए। रिड्यूस में फर्स्ट पैरामीटर आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला नाम रखेंगे हम एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, आई होप ये स्पेलिंग सही है एक्यूमुलेटर की। ओके, उसके बाद पहला जो नाम रखते हैं हम, ये डॉक्यूमेंटेशन में बहुत जगह मेंशन है। पहला जो पैरामीटर लिखते हैं हम उसका नाम रखते हैं हम एक्यूमुलेटर, और दूसरा रखते हैं हम करंट वैल्यू। करंट वैल्यू, ये एक्यूमुलेटर क्या है, करंट वैल्यू क्या है, अभी मैंने आपको नहीं बताया, अभी बताऊंगा क्या है ये। उसके बाद ना यहाँ पे एक जादू होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या जादू होगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। अगर मैं ये कोड लिखूंगा ना, ये मुझे रिटर्न में ना इस सब का सम देगा। ओके, और मैं अगर कॉन्स्ट सम नाम का एक वेरिएबल बना लूँ, ओके, सम नाम का वेरिएबल बना लूँ और मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ सम, तो देखना यहाँ पे 15 आ रहा है। इन सब का सम 15 होता है, बिल्कुल हाँ 15 होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर ऐड करूँ फॉर एग्जाम्पल 10, तो इसका सम कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो 25 आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये काम हो कैसे रहा है। अभी हमने वही समझना है, अभी हमने वही समझना है कि ये रिड्यूस काम किस तरह से कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा दो चीज़ें। सबसे पहले ट्रैक करना होगा एक्यूमुलेटर, फिर उसके बाद ट्रैक करना होगा करंट वैल्यू को। इन दोनों चीज़ों को हम ट्रैक करेंगे। तो किस तरह से ट्रैक करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहली बार एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 1, जब सबसे पहली बार एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 1, और करंट वैल्यू की वैल्यू होगी 2।
ओके, करंट वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये बात तो आपको पता लग गई। इस बात को दोबारा दोहराओ मेरे पीछे। सबसे पहले बार क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 1, करंट वैल्यू की वैल्यू होगी 2। ये जो एक्यूमुलेटर है ना, इसकी वैल्यू अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहली बार हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज ट्रैक करेंगे हम, रिटर्न। पहली बार में हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर 1 था, करंट वैल्यू 2 था। रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं हम दोनों का सम कर रहे हैं, रिटर्न 3, रिटर्न कर रहे हैं 3। इतने कोड को दोबारा समझते हैं। पहली बार में एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 1, इसका फर्स्ट इंडेक्स, जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 1। करंट वैल्यू की वैल्यू है 2, करंट वैल्यू की वैल्यू कितनी है 2, और रिटर्न हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू 3। इतना आपको समझ आ गया। अब दूसरी बार में एक्यूमुलेटर की वैल्यू वो होगी, इस जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना इसको 2-3 बार सुनना। दूसरी बार में एक्यूमुलेटर की वैल्यू वो होगी जो उससे पहले रिटर्न वैल्यू थी इस फंक्शन की। रिड्यूस मेथड ने जो इससे पहले रिटर्न किया था ना, मतलब कि नेक्स्ट फंक्शन कॉल में, इसको मैं अगर बोल दूं, ये इसको बोल दूं अगर मैं फर्स्ट फंक्शन कॉल, या समझ जाओ सबसे पहली बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी 1 बाय डिफॉल्ट, करंट वैल्यू थी 2, रिटर्न हमने क्या किया 3। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो रिटर्न हुआ पिछली बार वो अब नई एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, और करंट वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। करंट वैल्यू अब हो जाएगी 3, तो करंट वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी, करंट वैल्यू हो जाएगी 3। तो उसके बाद रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर 3 है, करंट वैल्यू भी 3 है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं 6, ठीक है। अगली बार फंक्शन कॉल होगा तो तब क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू, और करंट वैल्यू 3 से बढ़ के आगे 4 हो जाएगी। तो 4 हो गई है, 4 हो गई। और रिटर्न हमने क्या कर दिया, रिटर्न हमने कर दिया यहाँ पे 10। समझ रहे हो। फिर अगली बार आप इतने समझदार हो गए हो आप, अब आप बता सकते हो ये पैटर्न देख के एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी जब नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा 10, करंट वैल्यू 4 से बढ़ के क्या हो जाएगी 5, और रिटर्न क्या हो जाएगा 10 + 5 15। ओके, अब बताओ एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट टाइम पे 15, करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5 थी, करंट वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 10, सॉरी करंट वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 10, और रिटर्न हम क्या, रिटर्न क्या कर देंगे हम 25। इसके बाद आगे नहीं जा सकते हम, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। ये जो बात मैंने बोली ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसको आप समझ लीजिए ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, बस ये इस तरह से काम कर रहा है। आपको जब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना इसको आप इसी फंक्शन को अगर आप 2-3 बार बना के देखोगे ना, 2-3 बार इसको बोल के देखोगे कि ये काम कैसे कर रहा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये काम कैसे कर रहा है। ओके, तो ये हो गया एक एग्जांपल इसका। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली रिड्यूस क्या कर रहा है, एक वैल्यू दे रहा है मुझे, पूरे अरे में से रिड्यूस करके मुझे एक वैल्यू दे रहा है, टोटल दे रहा है मुझे, सम दे रहा है सबका, सम कितने दे रहा है 25 दे रहा है। तो ये काम कर रहा है यहाँ पे रिड्यूस। अब मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपको एक रिड्यूस समझने के लिए हम सम नाम का सम करेंगे इसका। अब हमें रिड्यूस समझ आ गया, ओके। अगर नहीं भी समझ आया ना कोई बात नहीं, अगर आपको 50% समझ आया ना कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल देखते हैं आपको थोड़ा और समझ आएगा, और आगे चल के हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, सबको थोड़ा सा मुश्किल लगता है रिड्यूस, बट आई होप मैंने आपको इतना तो समझा दिया होगा, आपको पता लगे होगा ये काम कैसे कर रहा है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है यूज़र कार्ट। देखिए गाइस, ये थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट में क्या करते हो, अपने कार्ट में आइटम ऐड्स करते हो, ऐड टू कार्ट, उसके बाद नीचे आपको टोटल आ जाता है कि टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट है आपके पास, लिस्ट में आपके पास आइटम्स पड़ी हैं, एक आइटम पड़ी है फॉर एग्जांपल आपके पास, उसमें कुछ आइटम्स है। फॉर एग्जांपल इसमें है प्रोडक्ट आईडी थी 1, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। फॉर एग्जांपल आपने फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल ऑर्डर कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट, या फिर डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल 12,000। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक अरे है आपके पास,
ओके, अरे का नाम है आपके पास यूज़र कार्ट। उस अरे में आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो भी आपने फॉर एग्जांपल अपने कार्ट में स्टोर कर रखा है। फॉर एग्जांपल आपने एक ले लिया लैपटॉप, ठीक है, उसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 22,000 रुपये। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास लिस्ट है, उसके अंदर बड़े सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसकी प्रोडक्ट आईडी मैं 2 कर देता हूँ और नीचे आके इसकी प्रोडक्ट आईडी 3 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक और चीज़ ली जो थी फॉर एग्जांपल टीवी, आपने टीवी लिया, उसकी प्राइस थी फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये। तो ये है आपके पास, आपने अपने कार्ट में ये ऐड कर रखा है। और आपको अभी क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए। आपको प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए, जो भी प्रोडक्ट 1 का प्राइस, प्रोडक्ट 2 का प्राइस और प्रोडक्ट 3 का प्राइस, इन तीनों का सम चाहिए। ये आप सिंपल फॉर लूप लगा के कर सकते हो। बट आप बहुत जगह देखोगे ना, जो थोड़े एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से रिड्यूस लगा देते हैं इस पर। तो मैं भी अभी करंटली एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने भी क्या किया, इस तरह के काम को करने के लिए रिड्यूस ही यूज़ किया है। ओके, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और बस रिड्यूस यूज़ करते हैं लोग। ओके, और इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे जैसे आपको बढ़ेंगे आगे हमें पता लगेगा। अभी आपका क्या काम है, आपने इसके प्राइस को टोटल करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यूज़र कार्ट, ये क्या है, ये एक मेरे पास अरे है। तो रिड्यूस किस पे काम करेगा, अरे पे काम करेगा, तो मैं रिड्यूस लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 वैल्यू होती हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, टोटल प्राइस लिख देता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा मीनिंगफुल होगा टोटल प्राइस लिखना, ठीक है। और यहाँ पे अभी करंट प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं काम कैसे करेगा। यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे करंट प्राइस की जगह मैं लिखता हूँ करंट प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे जो टोटल प्राइस है ना, टोटल प्राइस की मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए 0। फिर मैं चाहता हूँ 0 में ऐड हो 12,000, फिर 12,000 में ऐड हो 22,000, 22,000 में ऐड हो 15,000। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए। आप सोच रहे हो कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको ना 2 पल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और इसी पुराने एग्जाम्पल पे आता हूँ। सॉरी गाइस, मैं पुराने एग्जाम्पल पे दोबारा आ गया, इस पे भी दोबारा आएंगे क्योंकि मुझे अभी ध्यान आया आपको एक और चीज़ बतानी है मुझे। वो क्या, देखिए, जब हमने ये सम किया था ना, तो एक्यूमुलेटर में सबसे पहले वैल्यू क्या आ गई थी 1 और करंट वैल्यू क्या आ गई थी 2। बट हम इस बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग अभी सम, सॉरी गाइस ये गलती मैं इस वीडियो में 100 बार कर चुका हूँ। कंसोल डॉट लॉग सम, अब देखना सम आ रहा है यहाँ पे 25, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, यहाँ पे ना एक ये जो एरो फंक्शन है ना, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका एरो फंक्शन एंड हो रहा है। तो ये है, यहाँ से आपका कॉल बैक स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कॉल बैक के साथ साथ ना आप इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू पास कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियल वैल्यू पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल 100 पास कर दी इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी, सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 100। सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी होगी 100 और करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी 1, करंट वैल्यू थी 2। जब मैंने इनिशियल वैल्यू पास कर दी तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 100, मतलब कि इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 100 और फिर 100 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 ऐसा होगा। मतलब अभी 25 में क्या करो 100 और जोड़ दो तो वो रिजल्ट आएगा मेरे पास, मतलब 125 आएगा मेरे पास। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखना 125 आ रहा है, तो आप इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा बतानी थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी अभी तक मैंने आपको क्या बताया। अब इसके बाद इसी एग्जाम्पल पे दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना, ओके, तो ये मेरा एरो फंक्शन है। ओके, एरो फंक्शन इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोमा डाल के इनिशियल वैल्यू है मेरी 0, मतलब कि पहले तो टोटल प्राइस 0 ही है ना, स्टार्टिंग में तो 0 ही है। उसके बाद मुझे टोटल प्राइस में क्या ऐड करते जाना है, 1200 ऐड करना है, 12,000 ऐड करना है, फिर 22,000 ऐड करना है, फिर 15,000 ऐड करना है। ओके, तो मुझे करना क्या है, मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारी इनिशियल वैल्यू जो टोटल प्राइस में डालना है ना आपने, वही रिटर्न करना है। तो क्या रिटर्न करना है, मुझे एक नंबर रिटर्न करना है। क्या नंबर रिटर्न करना है, करंट प्रोडक्ट की पहले वैल्यू क्या होगी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। इस पूरे के पूरे, सॉरी गाइस, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट से मुझे चाहिए 12,000, मतलब कि इसका प्राइस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, करंट प्रोड्यूस लिख दिया मैंने, यहाँ पे करंट प्रोडक्ट लिखना है। तो करंट प्रोडक्ट डॉट प्राइस,
इसका करंट प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिख दिया। उसके बाद साथ में मुझे प्लस करना है, क्या प्लस करना है, टोटल प्राइस। ओके, तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे टोटल प्राइस की पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, तो टोटल प्राइस प्लस। तो ये काम करना है मैंने बस, बाकी सब सही है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ, कॉन्स्ट टोटल अमाउंट। अब मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग टोटल अमाउंट। देखते हैं टोटल अमाउंट सही आ रही है या नहीं आ रही। तो अब देखना टोटल अमाउंट आ रही है 49,000, तो 49,000 टोटल अमाउंट आ रही है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये काम हो कैसे रहा है। देखिए, नहीं समझ आता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो टोटल प्राइस था, तो टोटल प्राइस को ट्रैक करना है, करंट वैल्यू को ट्रैक करना है, और साथ में ट्रैक करना है रिटर्न को। हमने ये 3 चीज़ें ट्रैक करनी है ना। तो देखिए 3 चीज़ें ट्रैक कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल प्राइस की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी। करंट वैल्यू क्या थी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था, जिसमें क्या था, प्रोडक्ट आईडी भी थी, प्रोडक्ट नेम भी था और प्राइस भी था। तो तीनों चीज़ें थी इसमें, तो सोच लो तीनों चीज़ें हैं। तो हमने रिटर्न क्या किया था, इसमें से प्राइस एक्सट्रैक्ट कर लिया था और प्लस टोटल प्राइस था, जो टोटल प्राइस स्टार्टिंग में क्या है, 0। तो पहली बार में क्या आ गया होगा, इसका प्राइस 12,000 था ना, तो इसमें से 12,000 एक्सट्रैक्ट करके और इसमें 0 ऐड करके, तो पहली बार में 12,000 आ गया। उसके बाद टोटल प्राइस की वैल्यू क्या होगी, 12,000। ओके, फिर उसके बाद करंट वैल्यू दूसरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो दूसरे प्रोडक्ट में से हम फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे 22,000, तो 22,000 यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और 22,000 तो 12,000, ओके, 12,000 प्लस 22,000, तो कितना हो गया, 34,000 हो गया। ओके, 34,000 हो गया। उसके बाद क्या करना है, टोटल प्राइस की वैल्यू क्या होगी, 34,000, और करंट वैल्यू कितनी है, 15,000, तो ये कितना हो गया, 49 हो गया, तो 49,000 प्राइस आ गया। तो आगे करंट वैल्यू कुछ बचे ही नहीं, तो हमारे पास 49,000 टोटल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि रिड्यूस काम किस तरह से कर रहा है। अब हम बात करेंगे सॉर्ट मेथड के बारे में। तो सॉर्ट मेथड कई लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है जावास्क्रिप्ट में, बट मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, आई प्रोमिस। सॉर्ट मेथड किस तरह से काम करता है। ओके, तो बात करते हैं। तो ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, कैरेक्टर, एस की वैल्यू, इस पर ध्यान मत दीजिए, इसके बारे में अभी बात करेंगे इसी वीडियो में, ये क्या लिखा है। और इतना सारा लिखा है मैंने, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। बस मैंने लिखा क्या है, 0 का 49 लिखा है, 1 का 14, 0 का 48, 1 49 250, कुछ इस तरह से कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल ए 65, फिर बी का 66 हो गया, ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा है जेड तक, 90 तक। उसके बाद स्मॉल लेटर्स का, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का, छोटे ए का 97, फिर बी 98, सी 99, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो गए ये जा रहा है जेड तक 122 तक। ओके, तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू लिखी है। ये क्यों लिखी है अभी आपको समझ नहीं आ रहा, बट अभी समझ आएगा 2 मिनट बाद। देखिए, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ नंबर दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दे दिया 5 नंबर दे दिया, उसके बाद 9 नंबर दे दिया, उसके बाद मैंने 1200 दे दिया आपको, उसके बाद 4 दे दिया, ओके, या फिर 400 दे दिया आपको, ओके। उसके बाद मैंने 3,000 दे दिया आपको, ओके। अगर मैं कहूँ भाई इसको सॉर्ट करो, क्या कहूँ, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ, तो आप कैसे सॉर्ट करोगे, तो आप कुछ इस तरह से सॉर्ट कर दोगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, 400 लिख दोगे आप, फिर उसके बाद 1200 लिख दोगे आप, उसके बाद आप 3,000 लिख दोगे। तो अगर मैं कहूँ कि आपने इन नंबर्स को सॉर्ट करना है, तो आप कुछ मुझे इस तरह से करके दे दोगे। ये असेंडिंग सॉर्ट बोल सकते हैं हम इसको, असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सॉर्ट कर दिया। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप उल्टा लिख दोगे, पहले 3,000 लिख दोगे, फिर 1200 लिख दोगे, फिर 400 लिख दोगे। तो सॉर्ट का मतलब सिंपल ये होता है। ओके, अब सॉर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, सॉर्ट मेथड। तो किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, कॉन्स्ट अरे का नाम है नंबर्स, और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं ये, ओके। तो यही वैल्यूज लिख दी मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सॉर्ट मेथड है ना, ये मेरे ओरिजिनल अरे को म्यूटेट करेगा, मतलब ओरिजिनल अरे को चेंज करेगा ये। देखिए, हमने बात की थी फॉर ईच की। फॉर ईच क्या कर रहा था, ये मेरा अरे था और यहाँ पे मैंने फॉर ईच यूज़ किया था। तो फॉर ईच क्या कर रहा था, इस अरे को चेंज नहीं कर रहा था, ओरिजिनल अरे इसको चेंज नहीं कर रहा था।
इसी तरह से मैप क्या कर रहा था, ये जो मेरा ओरिजिनल अरे है ना इसको चेंज नहीं कर रहा था, नया अरे दे रहा था मुझे, उससे मैं स्टोर कर रहा था, बट इस जो मेरा ओरिजिनल अरे बना हुआ है उसको चेंज नहीं कर रहा था। यही फिल्टर के साथ था, फिल्टर भी मेरा ओरिजिनल अरे चेंज नहीं कर रहा था, ये नया अरे दे रहा था, ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं कर रहा था। ऐसे रिड्यूस के साथ, रिड्यूस तो अरे देता ही नहीं, रिड्यूस तो क्या करता है एक वैल्यू देता है हमें रिड्यूस करके, तो ये तो चलो छोड़ो। अब बात करते हैं इसकी, ये सोर्ट क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे सोर्ट मेथड अप्लाई करूँगा तो इस सोर्ट मेथड इस अरे को चेंज करेगा यहाँ पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार, सोर्ट मेथड इस अरे को यहाँ पे चेंज करेगा, चेंज कर देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने सोर्ट मेथड से, वो मैं कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लिख लेता हूँ ये है एक्सपेक्टेड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोर्ट मेथड से कि मुझे भाई कुछ इस तरह से करके दे, ओके। बट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या दिया है रिटर्न में, पहले 1200 दे दिया, फिर 3000 दे दिया, फिर 400 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 9 दे दिया। ये बहुत इसने वियर्ड रिजल्ट दिया। ऐसा क्यों दिया वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट में जब हम सॉर्ट करते हैं, ये नंबर्स हैं, जावास्क्रिप्ट इसको नंबर समझ के सॉर्ट नहीं कर रहा। दोबारा सुनिए, जावास्क्रिप्ट इसको नंबर समझ के सॉर्ट नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग समझ के सॉर्ट कर रहा है। मतलब जावास्क्रिप्ट ने पहले क्या किया है, यहाँ पे जो 5 है ना इसको स्ट्रिंग में लिख दिया, इसको ये 9 है ना इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, 1200 है ना इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, 400 है ना इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, 3000 है ना इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। तो भाई जावास्क्रिप्ट इसको एज अ नंबर सॉर्ट नहीं कर रहा, एज अ स्ट्रिंग सॉर्ट कर रहा है। अब एज अ स्ट्रिंग सॉर्ट करने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग किस तरह से सॉर्ट होती हैं वो देखते हैं। देखिए, स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्की कोड। क्या यूज़ करते हैं, एस्की कोड, वही मैंने लिखा हुआ है। मतलब अगर आप स्ट्रिंग में 0 को देखेंगे, 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 48, 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 49, ठीक है। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जो स्ट्रिंग का पहला करैक्टर है ना सबसे पहले उसको उठा लेगी और उसका एस्की कोड देखेगी। मतलब 5 का एस्की कोड क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे ना ऊपर ऊपर जाता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप ना मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझा दूंगा ये किस तरह से सॉर्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट, ओके। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी, ओके। तो 5 की वैल्यू क्या थी, 5 की वैल्यू है यहाँ पे 53, ओके। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू है 53, ओके। उसके बाद यहाँ पे 9 की वैल्यू है 57, तो 9 की वैल्यू 57 है। उसके बाद 9 की वैल्यू 57, उसके बाद क्या है 1200 में जावा एज ये स्ट्रिंग में 1200 है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा 1200 पूरा नहीं देखने का ना। जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, हम डिक्शनरी में कुछ चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम ए देखते हैं, फिर बी देखते हैं, फिर सी देखते हैं। ऐसे जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ये एक टेक्स्ट है उसके लिए, एक वर्ड है, एक तरह से स्ट्रिंग है ये। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ 1 को देखेगा सबसे पहले, और 1 का है 49, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे 49 सोच के कंपेयर करेगा इसको, मतलब कि इसको 49, ये 49 है जावास्क्रिप्ट के लिए एस की वैल्यू में, एस की कोड इसका 1 का 49 है। यहाँ पे 4 का क्या है, 4 का है 52, तो ये भी 4 का दिखेगा सिर्फ, तो 4 का है 52। अगर यहाँ पे और भी नंबर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 1 2, यहाँ पे अगर आप लिख देते 1 0, तो भी सिर्फ यहाँ पे 1 का ही देखता। अगर यहाँ पे 410 भी होता तो भी सिर्फ 4 का ही देखेगा ये, तो 4 का क्या है 52, ओके। 4 का 52, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 3 का देखेगा, 3 का क्या है 51, 3 का यहाँ पे 51। तो ये है। अब जावास्क्रिप्ट इसको लेके इसको देखते हुए सॉर्ट करेगा। अब सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, देखिए सबसे छोटा नंबर है इसमें 49। तो 49 किसके लिए था, किसके लिए देख रहे थे हम, 49 1210 के लिए था, 49 लिखा था हमने। तो यहाँ पे 1210 सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि 49 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 1210 सबसे पहले आ गया। उसके बाद 51, मतलब कि 3000 उसके बाद आ जाएगा, 3000 उसके बाद आ गया। उसके बाद आ रहा है 51 के बाद आ रहा है 52, मतलब कि 410 मतलब कि जब 10 तो मैंने बाद में लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे 410 भी लिख दूँ ना, यहाँ पे 410 लिख दूँ तो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे 410 आ रहा है, तो यहाँ पे 410 आ गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद 52 के बाद है बड़ा 53, मतलब कि 5 आएगा इसके बाद। उसके बाद 9 के लिए क्या था 57, तो 57। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये काम हो रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट ने इसका, अगर मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये आउटपुट में क्यों दे रहा है, ओके। अब ये इतना वियर्ड बिहेवियर है, ओके। तो इसका एक फ़ायदा एक नुकसान है।
फ़ायदा नुकसान मैं बता देता हूँ। देखिए, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। नुकसान तो इसको पता लग गया क्योंकि ये नंबर्स को सॉर्ट नहीं कर रहा भाई, ये नंबर्स को स्ट्रिंग में चेंज कर रहा है फिर उसे सॉर्ट कर रहा है। तो ये तो भाई नुकसान है अगर नंबर्स को सॉर्ट करेंगे हम। इसका सोल्यूशन है, बिल्कुल इसका सोल्यूशन है, इसको देखेंगे हम इसका क्या सोल्यूशन है। बट अब मान लो आपके पास ना ये है कुछ, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम्स है आपके पास और आपने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है हर्षित, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपने ABCD, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने फॉर एग्जांपल मोहित, यहाँ पे उसके बाद नीतीश। ओके, तो ना ये इस केस में ना अगर मैं यूज़र नेम्स को सॉर्ट करूँ तो डिक्शनरी के जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं ना उसी तरह से सॉर्ट कर देगा। मतलब कि पहले A वाले आ जाएंगे, फिर B वाले आ जाएंगे, फिर C वाले आ जाएंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, नंबर्स को सॉर्ट करके देख लिया मैंने, समझ भी लिया नंबर्स किस तरह से सॉर्ट हो रहे हैं। अब मैं यूज़र नेम्स को सॉर्ट करता हूँ। ओके, और मैं साथ में console.log करता हूँ यूज़र नेम्स। तो आप देखिए बिल्कुल इसने जैसा हम एक्सपेक्टेड चाह रहे थे बिल्कुल इसने वैसे ही सॉर्ट किया। सबसे पहले ABCD आ रहा है, उसके बाद डिक्शनरी में उसके बाद क्या आएगा, हर्षित आएगा, ABCDEFGH हर्षित आएगा, फिर HIJKLM आएगा, फिर उसके बाद N आएगा। तो बिल्कुल सही सॉर्ट किया इसने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABCD था, एक आपके पास होता AABC, तो यहाँ पे बिल्कुल सही सॉर्ट करेगा। सबसे पहले AABC फिर ABCD। तो जिस तरह से हम डिक्शनरी में देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से सॉर्ट कर रहा है और बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि क्रूशल है। वो अगर कैपिटल लेटर्स हों ABCD तो पहले कैपिटल लेटर्स वाली सॉर्टिंग होगी। मतलब कि अगर मान लो ABC हो गया आपके पास कैपिटल में, उसके बाद हो गया मान लो HARSHIT, कैपिटल H लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे कैपिटल H वाला पहले आएगा। वो इसलिए आएगा, इसका रीज़न है, देखिए यहाँ पे ना मैंने ABCD के लिए लिखा है। देखिए यहाँ पे ASCII कोड देखिए, जो कैपिटल्स लेटर्स कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का है ना उनका है 65 से स्टार्ट, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का जा रहा है 65 से 90 तक। ठीक है, कैपिटल A का 65 है, उसके बाद D का 68 है, Z का 90 है। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं 65 से स्टार्ट होकर 90 तक। और जो स्मॉल है उनकी एस की वैल्यू है वो ज़्यादा है, एस की कोड है वो ज़्यादा है। स्मॉल A का 97 है, स्मॉल B का 98 है, तो ये 97 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एस की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले जो कैपिटल वाले हैं ना उनको सॉर्ट करेगा, फिर स्मॉल वाले हैं उनको सॉर्ट करेगा। तो बस ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं, बस ये हो गया। अब आपको ये तो पता लग गया जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट मेथड कर क्या रहा है। बट अभी तक हम अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट तक रीच नहीं कर पाए। अब हमें देखना है कि हम एक्सपेक्टेड आउटपुट तक किस तरह से पहुँचेंगे। ओके, तो ये जो कोड है ना, ये जो कोड है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको हटा के इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ओके, ये मैंने ऊपर लिख लिया और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास नंबर्स है सिर्फ। देखिए मुझे नंबर्स के साथ सॉर्ट तो करना है, देखिए नंबर्स को सॉर्ट तो करना है, नंबर्स डॉट सॉर्ट यहाँ पे। बट मेरे को एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रही थी, वो मुझे किस तरह से मिलेगी वो मुझे करना है। अभी मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रही है, नंबर्स अगर मैं लिखूँ तो मुझे ये आउटपुट मिल रही है 1200 फिर 3410 59। तो यहाँ पे ना सॉर्ट मेथड एज अ इनपुट एक कॉल बैक भी ले सकता है। यहाँ पे ऑप्शनल आर्गूमेंट पास कर सकते हैं आप एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में मैं देखिए कुछ लिखता हूँ A, B, एरो फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, और जो रिटर्न कर रहा है डायरेक्ट में आपको यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं रिटर्न A-B फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। अब देखना, तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता था 5, 9, 410, 1200, 3000 एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे मिल गई, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब ये देखना है ये काम किस तरह से कर रहा है, उसको समझेंगे। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये कि सॉर्ट मेथड मैंने इस तरह से लिखा, और एक और तरीके से लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा छोटा करके, नंबर्स डॉट सॉर्ट, यहाँ पे एरो फंक्शन A, B। मैंने आपको कहा था अगर A की रिटर्न स्टेटमेंट है तो आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं। कि तो ये छोटा इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर एरो फंक्शंस आपने नहीं रिवाइज किया तो कोई बात नहीं, आपके दोबारा रिवाइज हो गए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो सेम आउटपुट आ रही है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं, ये जो चीज़ है ये काम कैसे कर रही है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रिटर्न हो रहा है ना A-B,
ठीक है, तो ये छोटा है तो मैं इसको ना दोबारा ऐसे लिख लेता हूँ तो आपको समझाने के लिए। देखिए ए माइनस बी जो रिटर्न हो रहा है ना, अगर ये रिटर्न, देखिए फॉर एग्जांपल आपको 5,9 को सॉर्ट करना है, या फिर एक तरह से सोच लीजिए, या फिर एक 1200 और 410 का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1200, 410 ये एग्जांपल है। आपने इन दोनों नंबर में से डिसाइड करना है, मतलब इस टाइम ध्यान से समझना, ऐसा सोच लीजिए कि ए है 1200, ये जो ए है ये है 1200, ठीक है, बी है 410, ठीक है। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी जो रिटर्न करके अगर ये आया पॉजिटिव, क्या आया, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ऐसा आया, देखिए अब पहले देखते हैं ए माइनस बी करके देखते हैं। 1200 माइनस 410 रिटर्न क्या आया, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे इस क्या हो जाएगी, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो चुकी है 790, ए माइनस बी की वैल्यू हो चुकी है 790, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर ये पॉजिटिव हुआ देन हमने करना क्या है, हमने बी को पहले रख देना है, मतलब हमने बी को पहले रख देना है, ए को उसके बाद लिख कर देना है। तो मतलब 410 को हम पहले कर देंगे, 410 को पहले कर देंगे और 1200 को बाद में लिख देंगे। तो कुछ इस तरह ये काम कर रहा है, ये मेथड ये काम कर रहा है। आपको डिटेल में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके, बस ये काम कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये था पॉजिटिव के केस में, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव था, अगर ये नेगेटिव होता तो हमने करना क्या था। फॉर एग्जांपल नेगेटिव का केस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 और 9 का देख लेते हैं। देखिए 5 और 9 को सॉर्ट कर रहे हैं, मान लो 5 और 9 में 5 माइनस 9 कितना आएगा, -4, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव हुआ तो पहले हमने ए को रखना है फिर बी को रखना है, मतलब पहले अगर ऐसा हुआ तो पहले हमने बी को रखना है, ए को रखना है। अगर पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव आया तो हमने क्या करना है, पहले ए को रखना है, ए को रखना है और फिर बी को रखना है। तो ये था। तो इसी तरह से ये सॉर्ट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट ने पहले ये 2 नंबर उठाए, ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 नंबर उठाए, फिर इस तरह से वो सॉर्ट करता गया और हमें आउटपुट मिलता गया। आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कैसे हो रहा है, बट इसी तरह से ये काम हो रहा है। ओके, तो ये काम कर रहा है सॉर्ट, समझ के आप। अब मुझे करना क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, तो ए को मैं ए माइनस बी की जगह में लिख दूंगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे 3000, 1200, 410, 9, 5। ओके, अगर आपको प्रैक्टिकल यूज़ केस देखना है ना, तो ए माइनस बी, तो आपने डायरेक्टली ये लिख देना है। मैं आपको बताऊँ 90% या बहुत सारे लोग जो शॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो शॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सेम कोड लिख रहे हैं, बट उनको नहीं पता ये काम कैसे कर रहा है। और सही है, मतलब हमें इतना ज़्यादा डिटेल में पता भी नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट मेथड काम कैसे कर रहा है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कॉल बैक ले रहा है। सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो ए माइनस बी लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको लिखना है बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए। अब ये जो कॉल बैक मेथड ले रहा है ना, इसकी ब्यूटी को हम और एम्ब्रेस कर सकते हैं, इसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम, और कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग में भी काम आ सकता है। देखिए मैं आपको ना थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ अभी सॉर्ट का, वो देख लेते हैं इसका रियलिस्टिक एग्जांपल क्या है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे गए होगे फ्लिपकार्ट जैसी, वहाँ पे आपके पास साइड में ऑप्शन आता है, आपके पास एक ऑप्शन आता है प्राइस का, प्राइस का एक ऑप्शन आता है लो टू हाई, लो टू हाई। ओके, एक आपके पास ऑप्शन आता है प्राइस का हाई टू लो, क्या आप जिस जैसे मर्जी सॉर्ट कर लो, हाई टू लो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो 100% सॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो देख लेते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है ना कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास है एक प्रोडक्ट्स नाम का एक अरे है, ठीक है, और इस अरे में कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पहला है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी फॉर एग्जांपल 1। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे नेम रख दिया फॉर एग्जांपल P1, जो भी प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोन का नाम है, कोई लैपटॉप का नाम है। ओके, उसके बाद उसका प्राइस है यहाँ पे,
उसके बाद है उसका प्राइस। ओके, और फॉर एग्जांपल उसका प्राइस है यहाँ पे कुछ भी प्राइस हो सकता है, फॉर एग्जांपल 400 प्राइस, 300 प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे प्राइस को भी चेंज कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल इसका प्राइस है 3000, इसका प्राइस है 200, इसका प्राइस है यहाँ पे 8000, और यहाँ पे इसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 500 रुपये। ओके, तो ये हो गया। अब आपको सॉर्ट करना है इसको प्राइस हाई टू लो या फिर लो टू हाई। तो आपको कुछ इस तरह से सॉर्ट करना है, लो टू हाई। तो आपको इस तरह से सॉर्ट करना है। तो कैसे सॉर्ट करेंगे वो देख लेते हैं अभी, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है, सॉर्ट मेथड तो लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट। ये मेथड एज इनपुट लेगा कॉल बैक। ओके, कॉल बैक लेगा। अब यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे। अभी देखिए, मुझे पहले क्या चाहिए, देखिए मुझे इसका प्राइस और इसका प्राइस, मतलब कि आइटम्स का प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ए कोमा बी। पहले क्या होगा, पहले तो ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बी क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। मुझे कंपेयर क्या करना है, उसका सिर्फ प्राइस कंपेयर करना है। ओके, तो माइनस कर दूंगा बी डॉट प्राइस। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिटर्न करना है। मुझे इसको क्या करना है, रिटर्न। तो मैं अगर इसको थोड़े सही ढंग से लिखूँ मैं, तो यहाँ पे ये रिटर्न करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, ये सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो आपको समझ आ चुका होगा। मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट्स। तो देखना ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, ये सॉर्ट हो चुके हैं। और ओके, आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट 3 आ रहा है, प्रोडक्ट 3 की जिसका प्राइस है 200। प्रोडक्ट 1 आ रहा है जिसका प्राइस है 300। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सॉर्ट हो चुके हैं। मैं आपको इनको ओपन करके दिखा देता हूँ ऐसे। देखिए, पहले 200 प्राइस वाला आ रहा है, फिर 300 वाला आ रहा है, फिर 500 वाला आ रहा है, फिर 3000 वाला आ रहा है, फिर 8000 वाला आ रहा है। ओके, तो ये हो गया प्राइस लो टू हाई। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है। ओके, तो इस तरह से सॉर्ट हो रहा है, इतना समझ आ गया होगा। बट ये क्या कर रहा है, ये सॉर्ट क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को चेंज करे। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आप इसको क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने के कई तरीके बताए थे, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट स्लाइस, ये क्लोन हो जाएगा 0 से स्टार्ट हो गए, और ये क्लोन हो जाएगा। और मैं इसको एक नए अरे में स्टोर कर लूँगा, कॉन्स्ट जो रख दूंगा लो टू हाई, लो टू हाई। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट्स देखूंगा तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिट्टो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। पहले P1 P2 P3 P4 P5 कुछ सेम रहेंगे। बट यहाँ पे लो टू हाई में क्या है, सॉर्टेड। तो यहाँ पे अगर मैं लो टू हाई को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे सॉर्टेड मिल जाएंगे मुझे। यहाँ पे सबसे पहले P3 आ रहा है क्योंकि इसका प्राइस सबसे कम था, फिर P1 P5 P2 P4। समझ रहे हो, बहुत आसान था। देखिए, अगर आपको हाई टू लो करना है तो वो भी कर लेते हैं हम। वो कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हाई टू लो करना है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, ए डॉट प्राइस माइनस बी डॉट प्राइस है, इसको हटा दो, इसको माइनस ए बी डॉट प्राइस माइनस ए डॉट प्राइस कर दो, तो ये लो टू हाई हो जाएगा, हाई टू लो हो जाएगा। ओके, तो मैं ये करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और देखते हैं हाई टू लो क्या आ रहा है। देखिए, सबसे पहले P4 आ रहा है। क्यों आ रहा है P4, क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आ रहा है, उसके बाद P2 आ रहा है, उसका प्राइस उससे कम है। तो आपके पास लो टू हाई प्राइस के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो गया और हाई टू लो प्राइस के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फाइंड मेथड के बारे में। तो हमारे थोड़े से मेथड रह चुके हैं। फाइंड देखेंगे, उसके बाद एवरी देखेंगे, सम देखेंगे, फिल देखेंगे और फिर स्प्लाइस देखेंगे। बस इसके बाद हमारे अरे के मेथड्स खत्म, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। पहले फाइंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड मेथड करता क्या है, देखिए। तो फाइंड मेथड क्या करेगा, फॉर एग्जांपल माई अरे डॉट फाइंड, ये भी एज अ इनपुट एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। ओके, हम इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। ओके, और पहले मैं कॉल बैक फंक्शन बाहर से बना लेता हूँ, बाहर बना लेता हूँ कॉल बैक फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे फंक्शन का नाम है फंक्शन
इज लेंथ 3, तो मेरा फंक्शन है एज इनपुट लेगा कोई एक स्ट्रिंग और रिटर्न करेगा अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अगर उसकी लेंथ एग्जैक्ट 3 हुई तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। इस लेंथ 3 को इस लेंथ 3 नाम के फंक्शन में पास करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, देखते हैं ट्रू रिटर्न देगा या फॉल्स रिटर्न देगा। जो भी ये देगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे console.log आंस कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉग गिल लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। मतलब ये फंक्शन तभी ट्रू देगा जब किसी स्ट्रिंग की लेंथ एग्जैक्ट 3 हो। समझ पा रहे हो आप? तो इतना तो आप समझ के होगे, समझदार हो आप इतने तो। अब यहाँ पे फाइंड क्या करेगा ना, माई अरे पे मैंने फाइंड लगाना है। मैं फाइंड में कॉल बैक फंक्शन पास कर दूंगा इज लेंथ 3, इज लेंथ 3 पास कर दूंगा। ये फाइंड क्या करेगा, ये देखेगा पहले इज लेंथ 3 में पास कर देगा हेलो, चेक करेगा कि क्या इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 3 नहीं है, फिर नेक्स्ट पे मूव करेगा, कैट को पास करेगा, क्या कैट की लेंथ 3 है, कैट की लेंथ 3 है, तो बस वहीं रिटर्न कर देगा ये कैट। मतलब फाइंड क्या करेगा, इस कॉल बैक की हेल्प से फाइंड करने की कोशिश करेगा उस स्ट्रिंग को जिसकी लेंथ है 3। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डॉग की भी लेंथ 3 है, क्या डॉग में मिलेगा? नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस की बात करेगा। जब जैसे ही इसको पहली कोई ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी जिसकी लेंथ है 3, ये उसी को रिटर्न कर देगा फाइंड मेथड। समझ पा रहे हो? उसके बाद कॉन्स्ट, यहाँ पे अंश नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे console.log यहाँ पे अंश लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे कैट आ रहा है, लेकिन पहला अकरेंस कैट ही था जिसकी लेंथ थी 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कैट लिख दूँ, डबल टी लगा दूँ, तो यहाँ पे डॉग मिल जाएगा क्योंकि डॉग ही पहला अकरेंस है। फॉर एग्जाम्पल डॉग कभी मैं डॉगी बना देता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिल गया। क्योंकि अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अब कोई ऐसी स्ट्रिंग ही नहीं है जिसकी लेंथ एग्जैक्ट 3 है। समझ पा रहे हो आप? तो ये था कैट, ये था फाइंड मेथड। अब इसको और देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसको अंदर डायरेक्टली एज अ एरो फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। एरो फंक्शन क्या लेगा, एज अ इनपुट आपकी स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल्स टू 3 हुई तो ये एरो फंक्शन बन गया। तो अब अभी कैट दे रहा है मुझे, ओके। यहाँ पे अगर मैं इसको कैट कर दूँ, CATT कर दूँ, तो डॉग मिलेगा यहाँ पे। तो आसान था। अब इसका थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये तो आपको समझ आ गया हो क्या रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल, तो मैं कॉन्स्ट यूज़र्स नाम का एक अरे बनाऊंगा। तो ये यूज़र्स नाम का अरे बहुत फेमस हो चुका है अभी। तो यूज़र, इसमें बड़े सारे यूज़र होंगे। फॉर एग्जांपल पहले होगा यूज़र आईडी, फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी 1। उसके बाद यूज़र नेम, यूज़र का नेम होगा कुछ, ओके। तो ये 2 चीज़ें होंगी, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ काफ़ी बार, और उसके बाद यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इसका नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हर्ष कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिए इनके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे वो यूज़र चाहिए जिसकी यूज़र आईडी है 3। तो ऐसे सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं फाइंड मेथड। क्योंकि होता क्या, हमारे पास जो यूज़र आईडी होती है ना वो यूनिक रहती है। मतलब कि अगर किसी एक यूज़र की यूज़र आईडी 3 है तो किसी और यूज़र की यूज़र आईडी 3 नहीं होती। तो ऐसा हमारे पास होता है कुछ, ये इस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र्स में अप्लाई करेंगे फाइंड मेथड और देखते हैं कि फाइंड मेथड किस तरह से काम करेगा। तो यूज़र्स डॉट फाइंड मेथड क्या करेगा, एक यूज़र लेगा और मुझे चेक क्या करना है, क्या फाइंड करना है, यूज़र की जो आईडी होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र 3 चाहिए था, तो फाइंड करके मुझे दे देगा ये। तो कितना आसान है देखिए। और मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा माई यूज़र नाम का फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट आएगा। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रही है मेरे पास, console.log माई यूज़र। समझ पा रहे हो? ओके। तो यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, यूज़र डॉट यूज़र आईडी आएगा यहाँ पे, यूज़र आईडी। तो यहाँ पे देखिए मेरे को यूज़र मिल गया,
ये तो नीतीश, इसकी यूज़र आईडी 3 थी। अब सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लिख दिया, तो बस मैंने यहाँ पे एरो फंक्शंस लिख दिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये हम काम हमने कैसे किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको थोड़ा लंबा चौड़ा करके ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसको एंटर हिट करके यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो बस यहाँ पे अब मैंने कहा था अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, वहीं पे आप रिटर्न कर रहे हो, तो आप रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एरो फंक्शन में यह बात पढ़ी थी। ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, अगर आपको जो आपको आसान लगे रीड करने में वो सही है। ओके, अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आपको ये रीड करने में आसान हो रहा होगा। अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आपको ये कुछ इस तरह से रीड करने में आसान हो रहा होगा। ओके, बट ये मुझे ये ज़्यादा रीड करने में आसान लग रहा है ये। ओके, ऑलराइट, तो ये मिल गया मेरे को। तो ये हो गया फाइंड मेथड। आपको समझ आ चुका होगा फाइंड मेथड क्या है। अब बात कर लेते हैं एवरी मेथड की। तो एवरी मेथड को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे काम करना है 62 फाइल के साथ। तो 62th फाइल के साथ काम करेंगे हम। एवरी मेथड क्या काम करेगा, देखिए बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल कौन नंबर्स, और यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, या फिर ऐसा करता हूँ 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया। ओके, मुझे चेक करना है, ध्यान से सुनना, मुझे चेक करना है इस अरे में क्या जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इवन हैं। मुझे चेक करना है जितने भी एलिमेंट इस अरे में क्या वो सारे के सारे इवन हैं। तो कुछ इस तरह से करने के लिए मैं एवरी मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए, तो नंबर्स डॉट, यहाँ पे एवरी मेथड यूज़ करूँगा। ये भी एज इनपुट लेगा कॉल बैक, यहाँ पे एक लेगा फॉर एग्जाम्पल ये नंबर, और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो इवन के लिए चेक कर रहा है। ओके, तो ये या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ओके, ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है ये भी ये ट्रू या फॉल्स देगा। और ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, या तो ट्रू या फॉल्स। मतलब कह सकते हैं ये जो मेरा फंक्शन है वो बुलियन रिटर्न कर रहा है। ये कॉल बैक फंक्शन, किसका कॉल बैक फंक्शन, एवरी का। एवरी भी कुछ रिटर्न करेगा। एवरी क्या रिटर्न करेगा, जो एवरी रिटर्न करेगा, एवरी मेथड रिटर्न करेगा, वो भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कि ये भी बुलियन रिटर्न करेगा। एवरी मेथड ट्रू तब रिटर्न करेगा जब ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये जो कॉल बैक फंक्शन वाली कंडीशन है वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो रही होगी। समझ रहे हो, मतलब कि ये ट्रू तभी देगा जब सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे इवन होंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉन्स्ट अंश में स्टोर कर लेता हूँ। ओके, और कंसोल डॉट लॉग अंश में देखता हूँ क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, सारे के सारे नंबर मेरे इवन है। मैं एक नंबर ओड कर देता हूँ तभी फॉल्स आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात। तो इसी तरह से काम करता है एवरी। अब क्या काम करता हूँ ना, इसको मैं समझाने के लिए आपको अलग से कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ मैं। फंक्शन इज इवन, एज इनपुट लेगा एक नंबर और रिटर्न करेगा जो नंबर है उसकी 2 से डिवाइड करके वो 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, और मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ डायरेक्टली इस इवन नाम का फंक्शन। क्या होगा, एवरी क्या करेगा, इज इवन नाम के फंक्शन में पहले ये पास करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है आगे चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है आगे चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है आगे चलेगा, फिर 9 पास करेगा। ये कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ फॉल्स आ गया। जब इसको फॉल्स दिख गया ना, बस इसने फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर इसको एंड तक ट्रू मिलता रहा ना, एंड वाला भी ट्रू मिल गया, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। समझ रहे हो, एवरी का मतलब है हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। ये कंडीशन हर एक एलिमेंट पे अगर अप्लाई हो रही है, हर एक सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन हर एक एलिमेंट पे सेटिस्फाई हो रही है तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ऐसे काम करता है एवरी मेथड। समझ रहे हो आप। ओके, तो मैं इसको फिर से पहले की तरह लिख लेता हूँ इस तरह से, इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो आपको समझ आ गया होगा एवरी मेथड काम किस तरह से कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ना एक इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इसका थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक मेरे पास था प्रोडक्ट नाम का, मैंने घरे बनाया था, किसी फाइल में बनाया था, हाँ ये बनाया मैंने। तो मैं इसको यूज़ करूँगा अब। तो ये प्रोडक्ट नाम का अरे है मेरा। ओके, तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं
प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ प्राइस दिखा है। मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है क्या हर एक प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट, या हर एक प्रोडक्ट का प्राइस है, जो हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लेस देन 30,000। तो मुझे चेक करना है कि क्या जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का प्राइस 30,000 से कम है। तो मुझे ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो यूज़र कार्ट डॉट एवरी मेथड यूज़ कर लूँगा मैं। ओके, एवरी, और ये कॉल बैक लेगा, और यहाँ पे क्या लेगा? कार्ट आइटम लेगा। ओके, एज अ इनपुट। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बट थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखना। ओके, तो चेक क्या करेगा ये? चेक ये करेगा जो कार्ट आइटम है, कार्ट आइटम डॉट जो प्राइस है किससे कम होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए 30,000 से। ओके, देखिए अब मैंने ना कोड थोड़ा छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिया। अब मैं इम्प्लिसिट रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, एरो फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए करूँ क्योंकि मैं ये समझा चुका हूँ बहुत बार। मैंने आपको हर एक सिनेरियो बता दिया कि आप यहाँ पे क्या क्या पास कर सकते हैं। आप एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं, आप एरो फंक्शन पास कर सकते हैं, आप रिटर्न कीवर्ड लिख के यूज़ कर सकते हैं, बिना रिटर्न कीवर्ड लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो? और जब आप किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करोगे, जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ऐसा ही कोड लिखा होता है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका होता है 2-3 साल का जावास्क्रिप्ट में। तो ऐसा ही काम, ऐसे ही कोड लिखते हैं वो, छोटा छोटा। समझ रहे हो? इसलिए आपको थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा इस तरह के कोड को पढ़ने में। समझ रहे हो? थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे कॉन्स्ट एक अंश नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, और तो यहाँ पे क्या करूँगा? console डॉट log अंश। देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे जितने भी आइटम्स हैं उन सभी का प्राइस 30,000 से कम है। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल किसी एक का प्राइस मैं 30,000 से बढ़ा के 35,000 कर देता हूँ, अभी फॉल्स आएगा, क्योंकि अब एक प्रोडक्ट ऐसा है मेरा जिसकी प्राइस है 35,000। ओके, तो इस सबका प्राइस 30,000 से कम नहीं है। तो ये था कितना आसान। समझ रहे हो? अब बात करते हैं सम मेथड की। सम मेथड देख लेते हैं क्या करेगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट नंबर्स है मेरे पास, वही नंबर्स है मेरे पास 2, फॉर एग्जांपल 3, 5, 8, 10, 8, 9 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। मुझे चेक करना है इसमें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो जो ओड है या जो इवन है। लिखता हूँ क्या एक भी नंबर ऐसा है जो इवन है। देखिए ऐसा 8 है, यहाँ पे इवन है, तो ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा ये। ठीक है, सब मेथड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ इसको एक भी इवन नंबर मिला, अगर एक भी इवन नंबर ना मिला, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं ओड बना दूँ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो बहुत आसान है, नंबर्स डॉट सम, यहाँ पे एज अ कॉल बैक लेगा एक नंबर और चेक करेगा जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करूँगा और इसको देखूँगा कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो इसका रिज़ल्ट मैं अंश में स्टोर कर लूँगा और console डॉट log अंश। फाइल नंबर 63 के साथ काम करना है मुझे, तो फाइल नंबर 63 लिख दूंगा मैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसका मतलब एक भी नंबर ऐसा है जो ट्रू है, मतलब जो इवन है। तो मुझे पता लग गया। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं क्या कर दूं, इसको भी मैं ओड कर देता हूं, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। समझ रहे हो? सम का मतलब किसी एक भी एलिमेंट पे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी ना, तो मेरे को ट्रू मिलेगा। सिंपल सी बात ये है इसकी। अब इसका थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यही प्रोडक्ट उठाता हूँ मैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का अरे उठाया मैंने, और इसको कमेंट आउट करता हूँ। ये प्रोडक्ट नाम का अरे है। ओके, तो मुझे फॉर एग्जांपल चेक करना है कि क्या किसी भी कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ, जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैकबुक, और इसका प्राइस मैं ना यहाँ पे 2,50,000 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। मुझे यहाँ पे चेक करना है
क्या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर जा रही है? मुझे ये चेक करना है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है मेरे यूज़र कार्ट में जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर जा रही हो या फिर 1 लाख से ऊपर जा रही हो? तो मुझे ये चेक करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है। तो यूज़र कार्ट डॉट सम, मैं क्या करूँगा, एज इनपुट लेगा कार्ट आइटम और चेक करेगा कार्ट आइटम डॉट जो उसका प्राइस है। मुझे चेक क्या करना है, किसी भी कार्ट आइटम की अगर कीमत 1 लाख से ऊपर जा रही है तो 1 लाख, तो ये 1 लाख। ओके, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, कंसोल डॉट, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अंस। तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था। तो देखते हैं, ओह यहाँ मैंने 1 0 फालतू लगा दिया गाइस, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे 1 लाख से ऊपर है प्राइस, मतलब मेरे प्रोडक्ट में कुछ आइटम्स हैं ऐसी जिनका प्राइस 1 लाख से ऊपर है। समझ रहे हो? अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस दोबारा से 25,000 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, मतलब मेरे कार्ट में कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जिसका प्राइस एक्सीड कर रहा हो 1 लाख को। तो समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से काम करता है सम मेथड अरे में। तो फिल मेथड काफ़ी इजी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपको एक अरे बनाना है और आपके अरे में होने चाहिए 10 एलिमेंट और 10 के 10 आइटम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल -1, देखिए -1, -1, मतलब आपको अरे बनाना है और उसमें फिल करना है आपने उस अरे को -1 से, और उस अरे की लेंथ होनी चाहिए 10। तो कैसे कर सकते हैं ये काम? तो देखिए फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट माई अरे, और मुझे एक अरे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा, उसके बाद अरे कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, यहाँ पे लेंथ पास करूँगा 10 और इस अरे को मैं फिल कर दूंगा -1 से। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं माई अरे देखूँ तो आप देख सकते हैं -1, तो यहाँ पे 10 आइटम आ रहे हैं -1 और 10 लेंथ का अरे है मेरा, और कितनी लेंथ है इसकी 10, और सारे के सारे एलिमेंट क्या है -1। फॉर एग्जांपल आपको 0 से फिल करना है तो 0 से भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 0 वाला अरे आ जाएगा आपके पास। एक तो ये यूज़ है इसका, एक और यूज़ केस है इसका। फॉर एग्जांपल आपके पास से एक अरे पहले से है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट माई अरे, ओके, और फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ऐसा नंबर पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं चाहता हूँ कि आपको 3 4 5 इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 0 करना है। 3 4 5 को क्या करना है, 0 करना है। तो आप क्या करेंगे, माई अरे डॉट फिल, आपको फिल करना है। सबसे पहले आप डालेंगे वैल्यू, किस वैल्यू से फिल करना है, 0 से फिल करना है। उसके बाद स्टार्ट, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो मुझे 3 से 5 तक 0 करना है, तो यहाँ पे 3 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो 3 का इंडेक्स है 2 से स्टार्ट होना है। मुझे जाना कहाँ पे है, देखिए मुझे कहाँ से जाना है, मुझे सेकंड इंडेक्स से जाना है, ठीक है, मुझे जाना है 4 5 तक जाना है। तो 5 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर मैं 4th इंडेक्स लिखूँगा तो इसमें सिर्फ 3 और 4 ही फिल होगा 0 से, 5 नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंडेक्स है 4th इंडेक्स यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा, बट ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा, मतलब 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अभी कितने एलिमेंट यहाँ पे जो फिल होंगे 0 से, वो होंगे 3 एलिमेंट। कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड इंडेक्स से, मतलब कि 0 1 2, इस इंडेक्स से आगे 3 एलिमेंट फिल होंगे, इससे 0 से 3 4 5 0 से फिल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो मैं क्या करता, और ये जो फिल है ये आपके ओरिजिनल अरे को चेंज करेगा। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं माई अरे, तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 1 2, 3 की जगह 0 आ चुका है, 4 की जगह 0 आ चुका है, 5 की जगह 0 आ चुका है, और 6 7 8 एज इट इज़ है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये फिल मेथड काम कैसे करता है। अब बात करते हैं स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड दो चीज़ों के लिए काम आता है। अरे के बीच में से अगर आपने कुछ डिलीट करना है या फिर इंसर्ट करना है, ओके, अरे के बीच में से कुछ डिलीट या इंसर्ट करना है, उसके लिए यूज़ होता है स्प्लाइस मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉन्स्ट माई अरे बना लेता हूँ, माई अरे, ओके, और इस माई अरे में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आइटम 1, आइटम 2 और यहाँ पे आइटम 3। तो यहाँ पे 3 आइटम्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपने कुछ डिलीट क्या करना है, फिर बात करेंगे कुछ इंसर्ट क्या करना है, फिर बात करेंगे डिलीट और इंसर्ट दोनों एक साथ कैसे करने हैं।
ओके, सबसे पहले डिलीट की बात कर लेते हैं। तो माई अरे डॉट डिलीट, सॉरी डिलीट नहीं, स्प्लाइस, स्प्लाइस से होगा डिलीट। सबसे पहले आपको लिखना है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रखना है आपको। फॉर एग्जांपल आपने आइटम 2 को डिलीट करना है, तो मैं पहले बता रहा हूँ डिलीट के लिए आपने आइटम 2 को डिलीट करना है। आइटम 2 का इंडेक्स नंबर देखिए 0, आइटम 1 का 0, आइटम 2 का इंडेक्स नंबर 1, तो फर्स्ट इंडेक्स से आपको स्टार्ट होना है। ओके, उसके बाद आपको बताना है डिलीट कितने आइटम करने हैं। मुझे फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होके एक ही आइटम डिलीट करना है, एक ही आइटम आपने डिलीट करना है। उसके बाद इंसर्ट आपने कुछ करना नहीं, तो आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे, इंसर्ट आपने कुछ नहीं करना। इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होना है और एक एलिमेंट डिलीट करना है। अब देखते हैं, ऐसा करने के बाद मैं अपने ओरिजिनल अरे को देखूंगा, console.log माई अरे। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये ओरिजिनल अरे को चेंज करेगा। इसको देखते हैं, और यहाँ पे मैं फाइल नंबर 65 के साथ काम कर रहा हूँ, तो फाइल नंबर 65 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम 1 आइटम 3 आ रहा है, आइटम 2 डिलीट हो चुका है। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो आपको ये डिलीट तो पता लग गया। अब एक बार इंसर्ट देख लेते हैं, इंसर्ट कैसे होगा। इंसर्ट, तो आपको करना क्या है, माई अरे डॉट स्प्लाइस। आपको कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, 0 और 1, फर्स्ट पे इंसर्ट करना है। आपने क्या डिलीट करना है, कुछ इसमें से डिलीट काउंट कितना बताना है आपने, डिलीट काउंट 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, डिलीट कितने आइटम करने हैं, डिलीट मुझे 0 आइटम करने हैं, कोमा। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा होगा इंसर्टेड आइटम, इंसर्टेड आइटम। तो मुझे ये आइटम इंसर्ट करनी है। अब देखते हैं इंसर्ट होती है कि नहीं होती। आप देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 1 फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार्ट होना था मुझे, तो फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट हो चुका है इंसर्टेड आइटम, और डिलीट हमने 0 आइटम किए थे, तो आइटम 2 डिलीट नहीं हुआ, आइटम 2 आगे शिफ्ट हो चुका है। समझ चुके हो आप, इस तरह से इंसर्ट काम करता है। अब बात करते हैं डिलीट और इंसर्ट दोनों एक तरह से काम कैसे करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने डिलीट किया था। ओके, यहाँ पे मैंने डिलीट किया था। जब आप कुछ डिलीट करोगे ना, डिलीट के साथ साथ ये आपको रिटर्न में भी देगा जो भी आपने डिलीट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसोल डिलीटेड आइटम, ओके, और मैं प्रिंट कर सकता हूँ डिलीटेड आइटम को, console.log, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डिलीटेड आइटम, और यहाँ पे डिलीटेड आइटम। तो आप देख सकते हैं डिलीटेड आइटम एक अरे है जिसमें क्या है, जो भी आपका डिलीट होगा वो इस अरे में डल जाएगा, और आपने उसको प्रिंट करा लिया। बट ये स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, अगर आप कुछ भी काम करेंगे आपके ओरिजिनल अरे को चेंज करेगा। इसलिए मेरा ओरिजिनल अरे यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही आइटम्स आ रही हैं, बट डिलीट करके उसने मुझे रिटर्न में दिया कि मैंने डिलीट कर दिया, ये लो। हम उसको किसी अरे में स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 आइटम्स डिलीट करनी थी, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होकर 2 आइटम्स डिलीट करनी थी, तो मैं यहाँ पे 2 आइटम्स डिलीट कर सकता था, डिलीट काउंट मैंने 2 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आइटम 2 आइटम 3 दोनों डिलीटेड आइटम में डल जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों डिलीटेड आइटम में डल चुके हैं, और ओरिजिनल अरे मेरा कुछ इस तरह से यही बचा है। तो ये मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इंसर्ट और डिलीट दोनों एक साथ कैसे करना है, तो वो देख लेते हैं। तो इंसर्ट एंड डिलीट टुगेदर या साइमल्टेनियसली, जो भी लिख सकते हैं आप। अब कैसे करना है, देखिए वही काम करना है। इस वीडियो को पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं माई अरे डॉट स्प्लाइस। सबसे पहले कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होना है आपने, फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्ट होना है फर्स्ट इंडेक्स से। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करनी है 2 आइटम्स, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होकर मुझे 2 आइटम्स डिलीट करनी है, और मुझे इंसर्ट करनी है कुछ न्यू आइटम्स। फॉर एग्जांपल इंसर्टेड आइटम 1 और एक और इंसर्टेड आइटम 2, तो मुझे 2 आइटम्स इंसर्ट करनी है, वो इंसर्ट हो जाएंगी। मतलब क्या है इसका, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होना है, 2 आइटम पहले डिलीट कर दो, आइटम 2 आइटम 3 डिलीट कर दो, फिर इंसर्ट कर दो इंसर्टेड आइटम 1 इंसर्टेड आइटम 2। तो मतलब आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, आइटम 1 इंसर्टेड आइटम 1 इंसर्टेड आइटम 2। तो ये है मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो मेरा ओरिजिनल अरे कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखते हैं इसको, आप देख सकते हैं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, आइटम 1 इंसर्टेड आइटम 1 इंसर्टेड आइटम 2। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट करके रिटर्न भी कर रहा होगा, तो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ।
मैं इसको सेव कर सकता हूँ किसी अरे में। तो मैं यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ, उसमें मुझे देगा ये रिटर्न करके। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे साथ में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिलीटेड आइटम्स को कंसोल डॉट लॉग में कि डिलीटेड आइटम क्या है मेरी। ओके, तो अब देखिए डिलीटेड आइटम आइटम 2 आइटम 3 जो डिलीट हुई थी मेरे पास आ चुकी हैं, और जो ओरिजिनल अरे है वो मेरा क्या बन चुका है, आइटम 1 इंसर्टेड आइटम 1 और इंसर्टेड आइटम 2। तो ये था स्प्लाइस मेथड। आप आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।